धन्यवाद। अमरनाथ के साथ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि पहले से हम आपको बताए थे कि आज का वीडियो हम शिक्षा नीति पर बात करने के लिए बनाएंगे और हमारा जो आज के गेस्ट हैं वह हैं विश्वजीत कुमार। ये AISF के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। AISF यानी कि अखिल भारतीय छात्र संघ भारत का सबसे पुराना छात्र संगठन है। आज उसके महासचिव से हम बात करेंगे। सबसे पहले विश्वजीत भाई, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपके तमाम दर्शकों का बहुत धन्यवाद साथी। अब हम बात करेंगे, चूँकि आज के समय में जो मौजूद विषय बन गया है वह है भारत सरकार द्वारा लाया गया नया शिक्षा नीति। जो नई शिक्षा नीति भारत सरकार ने लाया है, तो आपकी समझ में ये नई शिक्षा नीति किस तरह की नीति है और किस दिशा में जा रही है? देखिए, एक तो अपने आप में शिक्षा का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे समाज और देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। शिक्षा ही वो कहा जाता है चाबी है जिससे मानव समाज के कई दरवाजे खुलते हैं और मानव सभ्यता में बदलाव होता है, मानव सभ्यता आगे बढ़ता है। तो शिक्षा उसमें सबसे अहम जो मसला है, मुद्दा है मानव समाज में। और उसमें जब शिक्षा नीति की बात होती है तो सरकार देश में समाज का विकास वो किस रूप में चाहती है, किस रूप में मानव समाज को आगे ले जाना चाहती है, तो उसके मद्देनजर शिक्षा नीति को तैयार किया जाता है। तो अभी जो शिक्षा नीति तत्काल जो आया वो 1 अप्रैल 2021 से लागू हुआ। नई शिक्षा नीति 2020 इसको कहते हैं, NEP 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और आपको बताएं कि शिक्षा नीति ये बन रही थी, पूरे देश के लिए बन रहा था, तो पूरे देश में जिस पर जो विमर्श स्थापित हुआ था ये नहीं हुआ। इस शिक्षा नीति के कुछ जो है कहा जाए तो अगर देखा जाए तो कुछ आपको कई चीज़ें तो थोड़ी अच्छी लग सकती हैं, लेकिन जब इसको काफ़ी गंभीरता से देखा जाए तो अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है और बहुत खतरनाक है। साफ शब्द में कहेंगे कि बहुत खतरनाक। तो वो पूछा जा सकता है कि क्यों ऐसा, क्यों कैसे? तो उसमें है कि सबसे पहले तो सरकार की जो इसको बनाने की जो प्रक्रिया थी इस लोकतांत्रिक देश के अंदर में, जहाँ जनता ही देश की सरकार को चुनती है और सरकार प्रतिबद्धता जनता के लिए रखती है, तो देश की सरकार ने इसको यहाँ पर आप गंभीरता से देखिएगा तो जनता के बीच में तो व्यापक विमर्श के लिए नहीं रखा। दूसरी बात है कि शिक्षा संविधान में समवर्ती सूची में है, राज्य और केंद्र दोनों के हिस्से में। तो राज्य से भी कोई चर्चा वो नहीं किया, बिना राज्य से चर्चा का सीधे प्रस्ताव बनाया, लाया, और संसद में भी जो चर्चा कराना चाहिए था वो संसद में भी चर्चा नहीं किया। और सबसे बड़ी बात कि जब पूरा देश में लॉकडाउन था, जब देश में हर कुछ बंद था, अखबार तक लोगों के घरों में नहीं पहुंच रहा था, लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे थे, ऐसे दौर में उस लॉकडाउन के पीरियड में संसद से इसको पारित करा करके जनता के लिए लागू करने का फैसला कर। तो देख सकते हैं कितना आनंद फानन में या जनता की मजबूरियों का इस्तेमाल करके इसको लागू किया गया। तो अब है कि भाई सरकार ने ऐसा क्यों किया, ऐसे क्यों किया? अगर शिक्षा नीति बना रहे थे, जनता के लिए बना रहे थे, देश के लिए बना रहे थे, तो देश की जनता के साथ में विमर्श, देश की जनता का उस पर ओपिनियन, उस पर सुझाव, या देश की जनता क्या चाहती है इसका राय वो लेना चाहिए था। तो सरकार ने इन तमाम पक्षों को वो सीधे तौर पर खारिज कर दिया और सरकार जिस तरह से समझ रही थी उसने इसको लागू किया। और जब हम सरकार की बात कर रहे हैं तो ये खास सरकार, ये सरकार शपथ तो ली है संविधान का, आई तो है जनता के वोट से, लेकिन इस सरकार की प्रतिबद्धता आम जनता नहीं है। देश के जो अधिकांश जो मजदूर, किसान या आम जो लोग हैं जो मेहनत पे यकीन रखते हैं, सच्चाई पे यकीन रखते हैं, वो लोग नहीं हैं। बहुत चंद मुट्ठी भर लोग ही उनकी प्रतिबद्धता के केंद्र में हैं। और वो देखा जाए तो ये पूरा का पूरा शिक्षा नीति उन्हीं के मद्देनजर और उनके हितों को देख करके ही बनाया गया है। एक सवाल और है, जब आप छात्र संघ में थे तो आप भी शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव चाहते थे, जिसको कि आप जन शिक्षा भी कहते हैं। तो ये तो आपकी शिक्षा नीति थी और इस शिक्षा नीति में क्या अंतर है, इसके विषय में थोड़ा सा पता सकते हैं? बहुत
सही सवाल है। देखिए, असल में आपने ठीक ही कहा कि वो सबसे पुराना संगठन एआईएसएफ सबसे पुराना ही नहीं कहा जाए तो इस देश के राष्ट्रीय चरित्र को रखता हुआ देश का पहला संगठन है एआईएसएफ, जो 1936 में बना। और जब 36 में बना तो आज़ादी के लिए लड़ा, सभी बच्चों को सही शिक्षा मिले उसके लिए लड़ा। और जब संविधान बन रहा था और लागू हो रहा था तो एआईएसएफ ने मांग किया था कि शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए, तो लागू हुआ नहीं। और जब लागू हुआ, जब हम लोग ये जाने कि भाई वो नहीं बना है, तो हम लोगों ने नारा दिया था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या हो चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। ये नारा हम सबने दिया और उस नारे को लेकर के हम सबने लड़ना शुरू किया। तो हम लोग का उद्देश्य था कि देश के सभी बच्चे को, जहाँ जात पात का कोई भेद नहीं हो, जहाँ पे कोई धर्म का भेद नहीं हो, जहाँ पे कोई लिंग का भेद नहीं हो, बिना वो भाषा, क्षेत्र, जात पात, लिंग, तमाम चीज़ों से भेदभाव से इतर सभी बच्चों को एक समान शिक्षा की गारंटी की जाए। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। तो इस लड़ाई में पहले 1964 में कोठारी आयोग बना। कोठारी आयोग ने हमारी बातों को बहुत स्वीकार किया। ये जो विद्यार्थियों का आंदोलन है, जो मांग है, ये बहुत जायज़ मांग है। और अगर सच में हम चाहते हैं कि यह देश तरक्की करे और देश में जो संविधान जिस उद्देश्य को रखता है कि कैसा देश ये बने, तो उस देश का निर्माण तभी हो सकता है जब देश में समान स्कूल प्रणाली लागू हो सके, समान शिक्षा प्रणाली लागू। तो उसने भी स्वीकार किया और उसी का परिणाम हुआ कि जब कोठारी ने सही का जो सुधार हुआ 1966 में आया, तो 1968 में जब देश के आज़ाद देश का संविधान लागू होने के बाद जब पहला शिक्षा नीति बना, तो उसमें उसने कमिटमेंट किया कि नहीं, ये बहुत माकूल सुझाव आए हैं, बहुत जरूरी सुझाव आए हैं और हम इसको लागू करेंगे। सरकार कही कि हम लागू करेंगे, लेकिन अफसोस की बात या दुर्भाग्य की बात कि लागू नहीं हुआ। 1986 में भी फिर से कहा गया कि हम वो लागू करेंगे और फिर भी लागू नहीं हुआ। और उस समय शिक्षा में कई ऐसे बदलाव हुए जो जनता के खिलाफ में थे, जो समाज के खिलाफ में थे और जो देश के खिलाफ में अंततः गया। उसी का परिणाम हुआ कि आज हम लोग बहुत सारा चीज़ें भोग रहे हैं। 1986 की शिक्षा नीति की बात है। फिर 1992 में आचार्य राममूर्ति आयोग बना था। उन्होंने भी कई सुझाव को दिए, जिससे एक महत्वपूर्ण था कि कोठारी के सुझावों को लागू करना, लेकिन ये सब चीज़ें वो नहीं हुई। और फिर 1993 में एक शिक्षा के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट वो आया, 19 डिसमिल जजमेंट, जहाँ उन्होंने कहा कि सभी बच्चों को गई वो शिक्षा का अधिकार वो देना चाहिए और उनके जीवन के अधिकार का मसला है। तो ये तमाम चीज़ें आई थी और हम लोग का लड़ाई था कि भाई सभी को समान शिक्षा दिया जाए और समान शिक्षा ही नहीं, लोगों को वैज्ञानिक शिक्षा भी दिया जाए, जिससे उनकी वैज्ञानिक चेतना, सामाजिक चेतना वो विकसित हो सके। और हम लोग और एक सवाल उठाते रहे हैं हम पहले से कि शिक्षा लोकतांत्रिक, ऐसा नहीं कि केवल हम एक बंद कमरे में बैठें और हम प्लानिंग कर दें पूरे समाज के लिए और देश की शिक्षा के लिए, तो ये व्यवहारिक नहीं होगा। और यह इसमें भी खास कमी, एकदम बहुत बड़ी खामी इस नई शिक्षा नीति में भी वो जाहिर हो रहा है कि हमारी समाज की चाहत कुछ है, हमारे समाज की ज़रूरत कुछ है और शिक्षा नीति दे कुछ रहा है। तो इसका परिणाम अल्टीमेटली बहुत खतरनाक होने वाला है। तो हम लोग जो मांग करते थे कि शिक्षा का वैज्ञानिकरण की बात, शिक्षा का लोकतांत्रिकरण की बात, शिक्षा की समानता की बात, इन तमाम चीज़ों से इतर ये नई शिक्षा नीति शिक्षा को विशुद्ध निजी हाथों में थोपने के लिए तैयार किया गया है। और जो इतने संघर्षों से, जो लगभग 50-60 साल का जो संघर्ष रहा है, हम लोग का जो भी भले हर बात नहीं मानी जाती थी, तो कुछ बात तो मान ली जाती थी, तो तमाम संघर्षों से जो कुछ भी हासिल किया गया था उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने का ये नई शिक्षा नीति है। आपको उदाहरण दे दें, आप देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें इस सरकार ने किया, आनंद फानंद भी किया, सब इसलिए किया कि हम अपना एक नाम छोड़ जाएं, एक पहचान दे दें, एक अपना हम नैरेटिव दे दें सोसाइटी को। तो आप देखिए नोटबंदी लाए, कहे कि हम भाई हम आतंकवाद को खत्म कर देंगे, काला धन को खत्म कर देंगे। कितना काला धन आया, कितना आतंकवाद खत्म हुआ, वो सब सामने में। मरी तो जनता मरी, भूख से मरी, बेकारी से मरी और उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा। उसी तरह से आप उन्होंने कहा कि हम भाई वो योजना आयोग वो कोई काम का नहीं है, हम नीति आयोग बनाएंगे। नीति आयोग ने क्या कर दिया, क्या वो परिणाम दे दिया, आप वो देख सकते हैं। तो इसी तरह से इनकी तमाम चीज़ें केवल दिखावा के लिए हैं, गुमराह करने के लिए है,
भ्रम डालने के लिए है। और लेकिन ये जो नई शिक्षा नीति है ये केवल भ्रम डालने के लिए नहीं है। जिस तरह से नोटबंदी में देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त किया गया, उसी तरह से देश की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए नई शिक्षा नीति। ये केवल भ्रम नहीं है, ये भ्रम है। हम कह रहे हैं कि ये भ्रम डालते हैं, उसमें नया चीज ला करके भ्रम डालते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं। उसका एक बहुत बुरा परिणाम पूरे भविष्य पर परिणाम पड़ने वाला है। एक और उदाहरण आपको, इसी दौर में जब से ये आया तब से चूंकि 2014 में आया और उसके बाद से लगातार इनका प्रयास था कि शिक्षा में हम बदलाव करेंगे और नई शिक्षा नीति को लाएंगे। तो उस समय से कई बार कई ड्राफ्ट उन्होंने पेश किया। हम ऑल इंडिया महासचिव हुआ करते थे 2016-17 से, तो उस समय से लोग कर रहे थे। तो उसमें आपको एक चीज़ को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, आप सब जानते होंगे कि अब बिहार में लागू हो गया सेमेस्टर सिस्टम। पहले वो एनुअल परीक्षा होती थी, उसको वो सेमेस्टर सिस्टम में ला दिया। हम लोग कहा करते थे भाई यहाँ देश के अंदर तो एनुअल परीक्षा सही से नहीं हो पा रही है और ये सेमेस्टर सिस्टम आप क्यों ला रहे हैं, क्यों थोप रहे हैं? ये जो बच्चों की क्रिएटिविटी है आप उसको बढ़ाने का प्रयास कीजिए। आप इनको इस तरह से ही ऑफिशियल एक वो कमरे में बंद करने वाले विद्यार्थी आप क्यों बना? तो आप देख सकते हैं कि उसका क्या परिणाम निकला। अभी आपको हाल है कि देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में सेशन लेट चल रहा है। देश में हम बात कर रहे हैं, देश के विभिन्न राज्यों में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अगर छोड़ दीजिए तो जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है। बिहार में तो बद से बदतर है, लोगों का वो पढ़ाई छूट जा रहा है लेकिन डिग्रियां नहीं मिल रही, वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। बिहार की स्थिति और बदतर है। जब हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में कहें, चाहे वो मगध यूनिवर्सिटी का हाल हो, चाहे भागलपुर यूनिवर्सिटी का हो, चाहे जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का बात हो, तमाम जगहों पर बहुत बुरा हाल। और उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये सेमेस्टर सिस्टम जो लागू हुआ वो भी अब बन गया। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, ये प्रयास कर रहे थे 5 लाने का। 5 का था कि वो 4 ईयर ग्रेजुएट प्रोग्राम सिस्टम, तो वो हम लोग लड़के उसको रुकवा रहे थे। अभी इन्होंने नई शिक्षा की नीति के जरिए जो पुराना जो ढांचा था 10+2+3+2 का, उसको वो पूरी तरह से लोग खत्म कर रहे हैं। उसको खत्म करके ये ला रहे हैं 5+3+3 और +4 ये ढांचा ये ला। तो ये जो है ये आप देख सकते हैं कि जो बना बनाया हुआ ढांचा है इसको वो पूरी तरह से वो ध्वस्त करके नया ढांचा खड़ा कर रहे हैं। अरे भैया सुधार चाहिए ना, जो हमारे में कमियां हैं उसको दूर करो। आप ये पूरा का पूरा घर और देश से बदलने की ये बात ही कर रहे हैं एक तरह से। तो ये देखिए आप कि ये पूरी तरह से जो बना हुआ ढांचा है उसको ही ये बर्बाद कर देगा, कहीं के लोगों को नहीं छोड़ेगा। आप देखिए क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 6ठी क्लास से ही हम वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे। इस बारे में सरकार का कहना है कि पिछली सवाल आपसे पूछने वाले थे कि पिछली शिक्षा नीति जो थी वो रोजगार पैदा नहीं कर पा रही थी। तो हम एक ऐसा व्यवस्था दे रहे हैं, ऐसे शिक्षा नीति ला रहे हैं जिसमें कि हर बच्चे को एक हुनर होगा जिससे वो रोजगार स्वयं पैदा कर ले और वो आत्मनिर्भर हो जाए, सरकार पर निर्भर नहीं रहे रोजगार के लिए। आप इस बिंदु को भी प्रकाश डालेगा साथ ही साथ। बहुत हास्यास्पद है। ये रोजगार पैदा करने का काम किसका है? रोजगार पैदा करने का काम क्या व्यक्ति का है कि वो सरकार और व्यवस्था का है? रोजगार पैदा करेगा, रोजगार तो पैदा करेगा सरकार और व्यवस्था नहीं कि शिक्षा व्यवस्था रोजगार पैदा करेगी। ठीक है, तो ये अपने आप में इसीलिए भ्रम देने वाली बात है। और बहुत आप सोचिए कि शिक्षा का जो सबसे बेसिक जो काम है वो काम है आलोचनात्मक चेतना विकसित करना। ये वो चीज़ों को सही गलत तरीके से वो पहचान सके, क्या सही है क्या गलत है इसको जान सके, हमको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसको हम जान सके। तो इन तमाम चीज़ों से इतर ये जो प्रक्रिया है उसको मजबूत बना करके रखने वाली प्रक्रिया है कि आप कह रहे हैं कि अगर जो जैसे अभी इन्होंने एक और कानून में संशोधन किया, आप जान रहे हैं कि मजदूरों के कानून में संशोधन किया, किसानों के कानून में संशोधन किया, उसी तरह से बाल अधिकार जो कानून थे उसमें भी संशोधन कर दिया और उसमें कह दिया कि अब 14 वर्ष से छोटे बच्चे से भी आप काम ले सकते हैं। शर्त है कि वो उनका जो पैदाइश हुआ हो वो उसी वर्ग में या उसी संवर्ग में हुआ। जैसे लोहार का अगर बेटा है और अगर लोहारी में उससे काम करवा रहे हैं तो करवा सकते हैं, कुम्हार का बेटा है उससे आप काम करवा सकते हैं तो करवा सकते हैं। तो ये अपने आप में इस तरह का कि वो आप दे रहे हैं कि आप जब लोहार के बेटा हैं तो आपको भाई वो लोहार का प्रशिक्षण दिया जाएगा,
आप जब वो कुम्हार के बेटा है तो कुम्हार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अरे भैया, लोहार का बेटा क्या प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? क्या कुम्हार का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? कुम्हार का बेटा क्या आईपीएस और आईएएस नहीं बन सकता है? तो आप ये 6 वर्ष में ही, यानी 6ठी क्लास में ही उसको कैसे तय कर दे रहे हो कि उसको हम वही प्रशिक्षण देंगे और वही कर सकता है? तो ये जो है कितना डिविएशन है, कितना वो पूरी की पूरी जो शिक्षा की सामाजिक जो अवधारणा है उसको वो तहस नहस कर देने वाला, बर्बाद करने वाला है, वो समझा जा सकता है। और इसमें एक और बड़ा देखिए, एक तरफ ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ पीएचडी के लिए, पीएचडी के पहले एक देश में कॉन्सेप्ट था या यूजीसी का कॉन्सेप्ट था, वो एमफिल किया करता था। एमफिल क्या है जिसको ये खत्म कर रहे हैं? एक उदाहरण ले लीजिए, उससे भी समझा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति क्या है, तो मात्र उस उदाहरण से। जैसे पीएचडी के पहले एमफिल को अनिवार्य वो किया गया, पीएचडी के पहले वो अनिवार्य था, कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो कंपल्सरी है, बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी। एमफिल कहते हैं कि वो मेथड ऑफ फिलॉसफी, मास्टर ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। तो वो तकनीक भाई, वो रिसर्च हमारा कैसे होगा, रिसर्च करना कैसे, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये उसका दर्शन क्या है, उसका नजरिया क्या है? तो इस नजरिए के लिए उसको तैयार करने के लिए एमफिल की पढ़ाई बच्चों को होती थी, और आपने उसको खत्म कर दिया। तो जब वो मेथोडोलॉजी को ही नहीं जानेगा, उसके फिलॉसफी को ही नहीं जानेगा, तो फिर वो मास्टर ऑफ फिलॉसफी कैसे वो बन पाएगा, है ना? वो पीएचडी को कैसे कर पाएगा? तो अपने आप में वो समझा जा सकता है कि किस तरह से शिक्षा के जो मूल धारणाएं हैं उनको ही तहस नहस करने के, खत्म करने के लिए लाया गया है। एक इसका लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है कि भाई वो कैसे शिक्षा को निजी हाथों में सौंपा जाए, कैसे विदेशी निवेश को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, और तीसरा चीज कि कैसे अधिक से अधिक जो समाज का जो बड़ा तबका है उसको शिक्षा से कैसे दूर किया जाए। उसका एक और उदाहरण आपको देता हूं। वो आप देखिए, बहुत डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, कह रहे हैं उसमें कि हमारी 60% जो शिक्षा है वो हम डिजिटल माध्यम से हमको देना चाहिए, 40% स्कूलों में हम जो है कि वो बच्चों को हम डिजिटल माध्यम से देंगे। तो देश में कितने बच्चे सक्षम हैं, एक बात। और जब आप डिजिटल एजुकेशन देंगे तो हमारे टीचरों का आवश्यकता भी घट जाएगा, बेरोजगारी, और इतना बड़ा वो ज्वलन सवाल देश के अंदर बना हुआ है, और लोगों को बेरोजगार बनाइएगा। अरे भाई, हमको तो देश में अधिक से अधिक शिक्षक चाहिए, हमको तो उनको काम देना था हमारे नौजवानों को, योगी नौजवान। और आप कह रहे हैं कि हम डिजिटल वे में हम को शिक्षा देंगे, तब तो हमारे यहाँ स्कूल का वो बहुत कम जरूरत हो जाएगा, कॉलेज की बहुत कम जरूरत पड़ेगी। तो जब स्कूल कॉलेज की कम जरूरत पड़ेगी तो हमको कम रोजगार लोगों को हम देंगे, कम रोजगार देंगे तो लोग और अधिक से अधिक बेरोजगार होंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दुर्गामी इसका परिणाम आने वाला है। समाज के हर तबके को इस नई शिक्षा नीति को समझना चाहिए, इसके राजनीति को समझना चाहिए, और इसके खिलाफ में लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। जब तक इस तरह से वो नहीं करेंगे, ये जितना तेजी से इसको प्रसारित किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये हर चीज को बर्बाद कर देगा। मतलब आपका कहना है कि जैसे मेकाले की शिक्षा नीति के बारे में कहा जाता था तो क्लर्क पैदा करने के लिए शिक्षा नीति है, उसी तरह नई शिक्षा नीति जो है मजदूर पैदा करने की शिक्षा नीति है। बिल्कुल, आप यही कहना चाहते हैं। खैर, अब ये बात, एक और बात है हमारे सामने आती है कि जब आप कह रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन से बेरोजगारी पैदा होगी या अन्य चीज़ें पैदा होगी, तो इस बारे में सरकार का एक क्लियर कंसेप्ट है। वो कहते हैं कि हर जगह एक्सपर्ट टीचर को पहुंचाना मुश्किल काम आ रही है, तो डिजिटल माध्यम से हम आईआईटी के एक्सपर्ट को गांव के बच्चों तक पहुंचा देते हैं, और इसलिए हम डिजिटलाइजेशन का सपोर्ट करते हैं। और इसीलिए वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी, वर्चुअल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, साथ साथ वो यह भी बात कर रहे हैं कि वर्चुअल स्कूल कैसे चलाया जाए। तो आपके समझ में ये जो वर्चुअल दुनिया आ रही है, हालांकि इसका भी इम्पैक्ट तो आएगा, समाज में वर्चुअल दुनिया भी आएगी, तो इसका शिक्षा जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हम लोग तकनीक के विरोधी नहीं हो सकते और हम उसके विरोधी नहीं है, लेकिन तकनीक समाज के लिए, तकनीक आदमी के लिए, न कि आदमी तकनीक के लिए। तो तकनीक का इस्तेमाल इस रूप में होना चाहिए कि हम कैसे जो मानवीय जो उत्पादन है, जो बौद्धिकता है, उसको हम कैसे जनता तक पहुँचाएँ। लेकिन हम रियलिटी में उन चीज़ों को करेंगे ना, यहाँ तो बहुत सारे लोगों तक वो तकनीक पहुँचा ही नहीं, तो वो कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। एक नंबर बात नंबर 2 ये है कि
आप जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी और कॉलेज की जब बात आप कर रहे हैं तो उसके जो हमने पहले ही कर दिया कि उसका जो नुकसान है उसको आपको भी चैलेंज वो देखना होगा, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि आपके यहाँ आप कह रहे हैं कि भाई वो हम नहीं वो पहुँचा सकते हैं लोगों को, आप क्यों नहीं पहुँचा सकते हैं, क्यों नहीं ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्यों नहीं यूपी लोग बन सकते हैं। हमारे यहाँ तो वो कहा जाए तो जिस तरह से आबादी बढ़ी है, हमारे यहाँ नए स्कूलों कॉलेजों की यूनिवर्सिटीज़ की बहुत ज़रूरत थी। हम उस पैमाने पर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हम क्यों नहीं खोल रहे हैं, क्यों नहीं वो खुल सकता है। और जब वो खुलेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था और वो फलेगा फूलेगा और वो बढ़ेगा। तो आप उससे इतर उसको आप संक्षिप्त करने की बात आप कर रहे हैं, उसको छोटा करने की बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप में वो भी काफ़ी नुकसानकारक है। अब एक बात, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यह बहुत ज़्यादा प्रचलित शब्द है आज के समय में, और सरकार ने जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने अपने भाषण में कहा भी था कि हम इस शिक्षा नीति से समालोचक पैदा करेंगे और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से ओतप्रोत नौजवान पैदा करेंगे। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आपकी समझ में क्या है? देखिए वो बिल्कुल वो यही उद्देश्य में लगे हैं। उनका जो उद्देश्य है शिक्षा नीति के माध्यम से जैसे पहला है कि वो निजीकृत करना, विदेशी निवेश को बुलाना और आंतरिक तौर पर देखा जाए तो शिक्षा का सामुदायिकरण करना, उसके लोकतांत्रिक उसके जो बड़े जो अवधारणाएँ हैं उनको तहस करना। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो मतलब है इन लोग का मतलब बहुत संक्षिप्त मतलब है कि उनका है कि कैसे संस्कृति को वो समझते हैं बस कि भाई वो जो पुराना संस्कार जो हिंदू धर्म का संस्कार है उसको ही वो संस्कृति समझते हैं। संस्कृति को ये नहीं समझते हैं कि संस्कृति मानव समाज का जो विकास क्रम है, उसमें जो संघर्ष है, उसमें जो व्यवहार है, उससे बना हुआ पक्ष है संस्कृति, उसको वे नहीं समझते। उनके संस्कृति का बहुत सीमित सा अर्थ है और वो बस वो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान इसी नज़रिए से वो संस्कृति को समझते हैं। और उनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इसी में है कि इस देश के अंदर में हिंदी हिंदू हिंदुस्तान को स्थापित करना। तो उनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यही है जो कि इस हिंदुस्तान के लिए इसका जो ढांचा है, इसका जो स्वरूप है, इसमें कतई फिट नहीं होता है, कहीं फिट नहीं होता है। हिंदुस्तान तो एक ऐसा देश है जहाँ पे कहा जाता है कि कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे बोली। यहाँ यह है तो यह तो विविधताओं वाला देश है, यह विविधताओं में एकता की खूबसूरती हुए देश है। तो यहाँ आप उस नज़रिए से अगर आपको देखिएगा, इतना संकीर्णता के साथ में देखिएगा, तो वो देश हित में नहीं होगा, देश की जनता के हित में नहीं होगा, बस देश के अंदर में फूट डालो और राज करे के लिए होगा, जो अंग्रेजी राज अंग्रेजी हुकूमत जो किया गया। तो और इसीलिए इस पाठ्य आप देखिएगा कि ये नई शिक्षा नीति के जरिए न केवल पूरा का पूरा ढांचा को तहस-नहस किया जा रहा है, जो पाठ्यक्रम जो रहा है, पाठ्यचर्या जो रहा है, उसको भी बदलाव जा रहा है। इतिहास की किताबों में वो छेड़छाड़ हो रहा है, साहित्य की किताबों में छेड़छाड़ हो रहा है, विज्ञान की किताबों में छेड़छाड़ हो रहा है। तमाम चीज़ें जो आपको सोचने समझने के लिए वो आपको जो प्रेरित करता था, आपको नए विषयों से जो अवगत कराता था, उन तमाम चीज़ों को वो अलग किया जा रहा है। अभी लगातार ये हो रहा है, जैसे आप देख रहे हो कि शहरों का नाम बदलना, ये सब वो चल रहा है। वो आप देख रहे हैं कि कैसे तमाम मस्जिद के नीचे में इनको शिवलिंग नजर आ रहा है, ये आप देख रहे होंगे। अभी और हो रहा है कि कैसे जो महत्वपूर्ण जो शासक हुए, चाहे वो सम्राट अशोक भी हुए, सम्राट अशोक से इनको दिक्कत है कि वो बौद्धिज्म के बहुत बड़े स्तंभ हैं, तो उनको इनका जो हिंदू जो वो आइडेंटिटी या सुपरमेसी जो चाहिए वो चोट लगता है, तो वो सम्राट अशोक पर भी चोट करते हैं, उसी तरह से अकबर पर भी चोट करते हैं, बाद के दिनों में टीपू सुल्तान पर चोट करते हैं। और अभी तो लेटेस्ट अभी वो और क्या हुआ है कि वो शहीद भगत सिंह को भी सिलेबस से हटा दिया, नारायण गुरु को सिलेबस से हटा दिया गया। अभी अभी कर्नाटका में ये जस्ट 10 दिन पहले की बात है, वहाँ शहीद भगत सिंह, नारायण गुरु ऐसे लोगों को हटा करके हेगड़ेवार को सिलेबस में तो जोड़ा गया। तो इनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बस उसी चीज़ में बसता है कि नाथुना गोडसे हो जाए, हेगड़ेवार हो जाए, गोलवलकर हो जाए, वो जो सावरकर हैं जो वीर नहीं थे वो सावरकर हो जाए, उनको वीर सावरकर के रूप में उनको स्थापित कर दें। तो इस तरह से पूरी शिक्षा की अवधारणा, इतिहास, विज्ञान सब चीज़ों को तोड़ करके और लोकतांत्रिक, असामाजिक, अवैज्ञानिक
शिक्षा को स्थापित करना और जनता से दूर करना, ये एक साजिश है जो अपने आप में बहुत खतरनाक है, बहुत दुर्गाम इसका परिणाम वाला है। जनता को इसको समझना चाहिए, जनता को उस पर खूब बहस करना चाहिए और इसके खिलाफ में बड़े आंदोलन को स्थापित करना चाहिए, ये समझना चाहिए। आप लगातार लोकतांत्रिक शिक्षा नीति की बात इसको बता सकते हैं, लोकतांत्रिक शिक्षा नीति क्या होती है? देखिए, लोकतांत्रिक शिक्षा नीति एक बहुत बड़ी अवधारणा है और ये केवल मेरा ही अवधारणा नहीं है, ये दुनिया के अंदर में जो लोग सच में मानवता के लिए, मानव समाज के लिए और शिक्षा के लिए जिन लोगों ने काम किया है उनका दिया हुआ अवधारणा है। जैसे एक छोटी बात पहले भी कहे आपको कि शिक्षा जो है वो व्यक्ति का उत्पाद नहीं है, समाज का उत्पाद है। तो अगर समाज तक उसको पहुंचाना है तो उसकी एक सामाजिक प्रक्रिया होगी या सामाजिक प्रक्रिया उसकी बनानी चाहिए आपको कि समाज किस रूप में चीज़ों को वो देख समझ रहा है। हम कुछ रूप में हम समझ सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा समाज किसी चीज़ को किस रूप में समझ रहा है, समाज जिस रूप में समझ रहा है अगर हम उस रूप में उसको पहुंचाएंगे तो वो आसानी से और जल्दी पहुंच जाएगा। एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे आपको वो हम लोग टेक्स्ट बुक की किताबों में आप समय में देखा होगा कि किचन में काम करते हुए जो वो लोग नजर आएंगे वो ज़्यादातर आपको महिलाएं नजर आएंगी। तो ये क्या दिखा रहा है, ये क्या लोकतांत्रिक है या वक्त के समाज को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि महिलाएं ही घर में काम करती हैं और क्या महिलाएं ही किचन का काम करेंगी, क्या पुरुष नहीं कर सकते हैं, है ना? उसी तरह से आपको देखिए कि क्या होता है लोकतांत्रिक होने से क्या फायदा होगा कि जो लोकल भाषा बोली में जो बच्चे वो काम करते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, तो उनकी भाषा बोली और जो हम टेक्स्ट बुक हम जो बना करके देते हैं, एक उदाहरण ले लीजिए जैसे कि वो हमारे तरफ गन्ना होता है, गन्ना को हम केतारी करते हैं। केतारी को हमारा बच्चा सब जो है कि वो कहेगा कि केतारी खा रहे हैं और जब हम किताब में ले आएंगे तो उसमें ईख देखेगा, हम कहेंगे बाबू ई से ईख, तो कहेगा कि ई तो केतारी है, केतरिया को ईख कह रहे हैं, उसको समझने में देर लगेगी। ठीक है, तो अगर हम उसी का भाषा का हम इस्तेमाल करें कि जिस भाषा में वो खेल कूद रहा है, वो बढ़ रहा है, उस भाषा के माध्यम से वो विषय को वो जल्दी सीखेगा और आसानी से सीख सकता है। तो अगर हम इस तर्ज पे हम जब अपनी शिक्षा प्रणाली को बनाएंगे कि जहाँ जनता से ली हुई बातों का हम इस्तेमाल करेंगे तो जनता के बीच में ज़्यादा कम्युनिकेट होगा, ज़्यादा प्रभावित तरीके से लागू होगा। यह एक लोकतांत्रिकरण का यह है। और आपको उसके और भी बहुत सारे वो मायने मतलब हैं, जैसे एक और मायने मतलब उसका हमारा आपको समझ लीजिए कि देश में जब लोकतंत्र है तो हर कुछ वो जनता की वहाँ कहीं न कहीं जनता के मार्फत ही चलता है। ठीक है, तो आप जब शिक्षा नीति बना रहे हों तो जनता को उसमें भागीदारी क्यों नहीं दी, जनता उसको विमर्श में क्यों नहीं शामिल होगी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो जनता के व्यापक विमर्श से अगर चीज़ें तैयार होंगी तो वो जनता के लिए ज़्यादा सही तरीके से लागू होगी, अन्यथा आपकी नीति कहीं और रह जाएगा और जनता कहीं और होगी। हालांकि आप तो जनता को कहीं और पूरी की पूरी तरह से इसको व्यवस्थित कर देना है। ऐसे ही अभी 75 वर्ष आज़ादी के हो गए हैं और हमारी बहुत बड़ी आबादी को शिक्षा नहीं पहुंच पाई है, जो सही शिक्षा पहुंचना चाहिए। अभी का रिकॉर्ड ये है कि अभी मात्र 7% से 8% ही हमारे बच्चे हायर एजुकेशन तक पहुँच पा रहे हैं। तो ये वास्तविकता है और आप इसको ही चाहते हैं कि वो तहस नहस करते हैं, तो इसीलिए ये सब एक और आप कह रहे हैं 7 से 8% ही हायर शिक्षा तक पहुँच पाते हैं। दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि कैंपस से विद्यार्थियों का लगाव घट रहा है, कई गांव के स्कूल को बंद करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ विद्यार्थी नहीं है। तो ये दोनों कंट्राडिक्ट बात लगती है, तो इसको आप बताइए कैसे। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और बच्चों के नहीं जाने की वजह से स्कूलें बंद हो रही हैं, ऐसा सरकार वाकई में करती है, तो अपने आप में यह भी जो बात है ये बात जन विरोधी है, शिक्षा विरोधी है। ठीक है, और सरकार इसको लगातार वो कहती है और हम इसलिए ये कहते हैं कि अभी तक जो लगभग जो शिक्षा नीति रही है वो शिक्षा नीति को बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ में रही है। और ये जो नई शिक्षा नीति आ रही है ये भी उसमें वो ये है कि आपको कहा जा सकता है कि नए बोतल में पुरानी शराब का ही ये काम वो करेगा। इसमें कोई आपको चेंज होने वाला नहीं है।
जहाँ तक हुआ और नुकसान नहीं हुआ। तो लेकिन और अभी हम आपकी उस बारे बात पर, चूँकि वो बहुत अहम मसला है, उस पर हम और बोलना चाहते हैं कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो उसके क्या कारण है, इसको गंभीरता से हम लोग को देखना चाहिए। इसको आप देखिएगा, हम लोग तांत्रिकरण की बात बोल रहे थे, तो बच्चों को लगता ही नहीं है कि यह स्कूल मेरा है और मेरे लिए। जैसे आप हिंदुस्तान के अंदर जो विविधता है, वहाँ विभिन्न जाति संवर्ग के लोग जाएंगे, लैंगिक वो भेदभाव के, यानी कि महिला लड़के लड़कियाँ सब जाएंगे, तो उनको भी लगना चाहिए ना ये स्कूल उनका है और वो उनके लिए है। तो हमारे अभी तक की शिक्षा व्यवस्था ने इस तरह की व्यवस्था ही नहीं बनाई कि वो उनका स्कूल लगे, वो अपना स्कूल लगे। यही जब लोकतांत्रिक शिक्षा का लोकतांत्रिकरण जब होता तो उनका स्कूल लगता, अपना स्कूल लगता। अगर अपना स्कूल लगेगा तो हम एकदम जरूर जाएंगे और वो रहेंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण शीजन का यही है, बच्चों को ड्रॉप आउट का यही है कि बच्चों को जो माहौल मिलना चाहिए वो माहौल मिलता ही नहीं। जो माहौल मिलना चाहिए कि वो उनका स्कूल है, उनका सीखने का केंद्र है, उनका खेलने का केंद्र है, वो ऐसा लगता ही नहीं है, इसलिए बच्चे उससे वो दूर हो जाते हैं। तो सरकार ही जानबूझ करके बच्चों को शिक्षा से दूर करती है और फिर स्कूल को बंद करती है और फिर बंद करके उसको कहीं मर्ज करता है और फिर वहाँ पे निजी स्कूल का हमारे मंत्री जी जाकर के फीता काटते हैं। ठीक है, तो यही कुछ चलन चल रहा है कि स्कूलों को बंद करो और निजी स्कूल का फीता काटो, जिसमें बड़े बड़े जमींदार लोग और बड़े बड़े पैसे वाले लोग जाकर के भाई किसी तरह वो कहीं पढ़ लेंगे, लेकिन वहाँ के जो मजदूर के बच्चे हैं, छोटे किसान के बच्चे हैं, मध्यम किसान के बच्चे हैं, वो अपना वो जैसे तैसे पेट काट करके बच्चे को कुछ पढ़ाना चाहेंगे, लेकिन उनके बच्चे अगर निकल गए तो निकल गए, नहीं तो उसके अलावा तो कई मुश्किल है। बहुत बड़ी आबादी को कहा जाए तो मुश्किल से वो 95% जो आबादी है वो दूर हो जाएगी और मुश्किल से 5% आबादी के लिए तो कुछ चीज़ें हो सकती है। तो यही तर्ज है। ये तो नई शिक्षा नीति पर आप बात कर रहे हैं और हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें बहुत सारे लूप होल, उन लूप होल के चलते ही बार बार शिक्षा क्षेत्र में बदलाव की जरूरत महसूस होती है। तो अगर आपके द्वारा नई शिक्षा नीति बनती तो उसमें क्या क्या विशेष बदलाव आप खोजते जो इसमें नहीं है और पहले वाली भी नहीं? ये इसमें तो कई खामियां हैं और बड़ी बड़ी खामियां नई शिक्षा नीति 2020 में। और यह तो कहा जाए कि खामियों की अगर हम मानवीय तौर पर, सामाजिक तौर पर अगर हम सोचें तो ये खामियों के पुलिंदा के रूप में हमारे सामने में पूरी तरह से अब तक का जो ढांचा रहा है उसको भी ध्वस्त हो कर देगा। तो इसकी तो बात हम नहीं करेंगे। तो आइए इसके पहले नीतियों की बात, जैसा आपने कहा कि खामियों में आप क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारी जो अवधारणा है शिक्षा की, बार बार मैं तो बोल रहे हैं कि शिक्षा एक सामाजिक उत्पाद है। तो शिक्षा का लोकतांत्रिकरण, वैज्ञानिकरण और समानता, इसकी गारंटी का वो हमारा वो प्रयास होता है और उसकी कार्य योजना हम लोग बनाते हैं लोग। और जैसे जो ढांचा हमारा रहा है वहाँ पे कमी हमारी क्या है, वहाँ पे कमी थी कि भाई वो अलोकतांत्रिक था, उसको लोकतांत्रिक बनाना था कि हर लेवल पे हम जो भी चीज़ होगा वो अधिक से अधिक हम ट्रिपल स्कोर्स से, पब्लिक वो पार्टिसिपेशन से उसको लागू करना, उसको तैयार करना, उसको हम वो कराने का काम करते हैं। और हमारी जो खामी रही कि हम अभी तक हम सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षा की व्यवस्था नहीं करवा पाए, इसको हम कैसे करवा पाएंगे। खामी रही कि जो कोठारी ने कहा था कि 6% जीडीपी का खर्च होना चाहिए, वो हम नहीं कर पाए, इसको हम करते हैं। भाई जो जितना बजट चाहिए शिक्षा के लिए हम वो शिक्षा पे लगाया जाता। तो ये ऐसे तमाम चीज़ों को अगर वो हम सब वो लागू करते, इस्तेमाल करते, तो हमारी शिक्षा नीति को निश्चित तौर पर सामाजिक लाभ के लिए, सामाजिक उपयोग के लिए और पूरे समाज को और देश को आगे बढ़ाने के लिए वो किया जा सकता था, जिसको दरकिनार करके उनकी कई जो अच्छी चीज़ें थी उनको भी दरकिनार करके वो ये नई शिक्षा नीति को लाया गया। आप कहिए कि अच्छी नीति वो क्या थी, अच्छी तो भाई वो आपको ये तो हो गया था कि आपको एक सेटअप वो बन गया, ठीक है, पैटर्न तैयार हो गया था,
पैटर्न को, उसमें जो खामियां थी कमियां थी उनको दूर कीजिए ना। पूरा का पूरा पैटर्न को चेंज कर दिए तो वो फिर से ढांचा कैसे खड़ा हुआ, कहाँ कर वो खड़ा हुआ, और उसके जो खतरे या उसकी जो कमियां होंगी वो कैसे दूर वो किया जाएगा। तो ये बड़े चैलेंज वो सामने में आ गया है। और शिक्षा का सवाल बहुत बड़ा एक राजनीतिक सवाल है, बहुत बड़ा राजनीतिक सवाल है, लेकिन अफसोस की बात है ये बहुत बड़ा राजनीतिक मसला बनता नहीं है। बड़ा मसला हमारे यहाँ जात और धर्म का बनता है, मुनाफे का भी बनता है, लाभ का भी बनता है, कैसे हमको मुनाफा हो जाए, लाभ हो जाए। तो ये बहुत बड़ी चुनौती हम सबके सामने पहले भी थी और आज हम एक बहुत बड़े संकट के रूप में हम लोग के सामने वो खड़ा हो गया है कि कैसे हम सब उभरेंगे, कैसे हम निकल पाएंगे इसके मकर जाल से, इसके जो षड्यंत्र हैं उससे कैसे हम निकल पाएंगे। एक ये बड़े सवाल हम सबके सामने हैं। लेकिन चूँकि जिंदगी चलता है, समाज चलता है और समाज चलेगा भी, आगे बढ़ेगा भी, और निश्चित तौर पर आगे में ऐसे शिक्षा नीति के खिलाफ में बड़ा संघर्ष होगा। जरूरत है, चूँकि आप देखिए कि लोगों को न शिक्षा की गारंटी हो पा रही है, न रोजगार की गारंटी हो पा रही है, न दवाइयों की गारंटी हो पा रही है, किसी चीज़ की कोई गारंटी इस पूंजीवादी व्यवस्था में नहीं हो रहा है। और ये तमाम चीज़ पूंजीवादी व्यवस्था के बचाव के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए है। तो जनता का जो विरोध का जो स्वर है, विरोध की जो ताकत है, वो निश्चित तौर पर उभरेगी और ऐसे इन तमाम मसलों के खिलाफ में वो लड़ेगा और ऐसे समस्याओं का समाधान करेगा। अब आखिरी सवाल कि जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति निजी विश्वविद्यालय को मान्यता दे रही है। ये निजी पूंजी का शिक्षा के क्षेत्र में एक तरह से कहिए आगमन हो रहा है एक नई तरीके से। तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार कह रही है इस बारे में कि जब निजी पूंजी इसमें आएगा तो हो सकता है कि टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, यूनिवर्सिटी हाई बन जाएंगे, लेकिन आप बताइए कि आपके नज़रिए से ये निजी पूंजी के आने से शिक्षा को शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? देखिए, टोटली ये अंततः बहुत ही नकारात्मक होगा, बहुत नकारात्मक होगा और पूर्णतः ये नकारात्मक होगा, बहुत ही नहीं, पूर्णतः नकारात्मक। जैसे कि जब आपको निजी निवेश की आप बात जैसे ही करते हैं तो एक उदाहरण हम कह सकते हैं कि दो चरित्र की चीज़ें एक जगह पे नहीं रहती, एक साथ नहीं रहती। जैसे एक घाट पर बाघ और बकरी पानी नहीं पी सकता, एक घाट बाघ और बकरी। उसी तरह से जैसे जब हम वो निजी क्षेत्र को हमने इंट्रोड्यूस करते हैं तो सार्वजनिक प्रणाली और निजी प्रणाली ये दोनों एक साथ नहीं रन कर सकता, क्योंकि दोनों का दो इंटरेस्ट है। सार्वजनिक प्रणाली का इंटरेस्ट है कि सार्वजनिक हित हो, निजी प्रणाली का इंटरेस्ट है कि उसका निजी हित हो। ठीक है, तो वो साफ है कि वो निजी प्रणाली इसलिए लाया जा रहा है कि सार्वजनिक व्यवस्था को कमजोर करना है और उस पर जो खर्चे हैं, जैसे अभी नई शिक्षा नीति की जो बात हुई है कि हम भाई वो चीज़ों को उसमें हम शेयर होल्डर बनाएंगे, और वो और भी आपको उसमें है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था उसको खत्म कर दिया जाएगा, लोन का सिस्टम वो लाया जाएगा। तो भाई लोन और ग्रांट में फर्क है ना, लोन और ग्रांट में फर्क है। तो उसी तरह से आपको जब निजी यूनिवर्सिटीज को वो शेयर होल्डर बनाया जाएगा तो उसका अपना इंटरेस्ट होगा, वो अपने हित में वो काम करेगा। तो हमारी सार्वजनिक जो कॉलेज प्रणाली है, यूनिवर्सिटी प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, वो सब खत्म हो जाएगा और निजी प्रणाली को रख जाएगा जो अपने मुनाफे के लिए होगा या अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए होगा। तो इस तरह से पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली और हमारा जो शिक्षा का जो ढांचा है वो ध्वस्त होगा। इसके अलावा और कोई लाभ होने वाला नहीं है, कोई नुकसान ही नुकसान है। तो धन्यवाद विशु भाई, आज हम विशु भाई से बात किए नई शिक्षा नीति पर। अगली बार भी हम नई शिक्षा नीति पर ही प्रोफेसर अरुण जी से बात करेंगे। वो एक वर्तमान में कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं और ऑल इंडिया प्रोफेसर एंड टीचर्स यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अगर उनसे आपको कोई सवाल पूछना है, आपका कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उस सवाल को उस वक्त उनसे ज़रूर पूछेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अलविदा।